हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। तो इससे पहले हमने देखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो यहाँ पर आप जो पढ़ेंगे वो क्या है, आपका मुख्य समष्टि आर्थिक मुद्दे, यानी कि बड़े लेवल पर जो हमारे इश्यूज़ हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये हमने देखा था कि पहले जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन 1933 में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके बाद से केन्स से लेकर आज तक मैक्रो का जो स्कोप है या उसका जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें क्या आवश्यकता पड़ती है इसकी, क्या सिर्फ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसी से हम सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते क्या। तो इन दोनों ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो नोट है कि हम जो जितनी भी हमारी समस्याएं हैं सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स से उनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए जो इश्यूज़ हैं वो आप इसमें क्या पढ़ेंगे। तो वैसे तो जो इश्यूज़ हैं वो लगभग वही हैं जो आपके आगे एक्सप्लेन किया गया, आप चैप्टर्स आएंगे, लेकिन फिर भी हम इसका अलग अलग देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट पुराने समय में क्या माना जाता था, इन दोनों ही धारणाओं को, दोनों ही कंसेप्ट्स को सेम माना जाता था। समृद्धि का अर्थ भी क्या होता है कि जो विकास है उसी से लिया जाता है और डेवलपमेंट भी विकास को ही माना जाता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो दोनों जो कंसेप्ट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है। आर्थिक विकास का अर्थ होता है कि जब आप सोशल वेलफेयर को भी उसके साथ इंक्लूड कर लेते हो, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसे आप मानते हैं कि जब आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ जो आपका सामाजिक कल्याण है वो भी बढ़े। और आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसे कहा जाता है कि इसमें जो वस्तुएं सेवाएं हैं उनका प्रभाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आप देख सकते हैं कि लोगों की जो इनकम है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। अब क्या हुआ कि आर्थिक विकास या समृद्धि को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना पड़ता है, और धीरे धीरे वो क्या होते चले जाते हैं, ख़त्म होते चले जाते हैं। तो हमारे सामने एक नई समस्या आ गई जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल की थी। तो उस समस्या का समाधान के रूप में कौन सी धारणा आई, हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि हमें ना सिर्फ अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना है बल्कि भविष्य के लिए भी अपने संसाधनों को बचाकर रखना है। इसको कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसका एक मुख्य इशू है जो आप इसमें करेंगे। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है कि कोई भी वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसे काम मिल जाए वर्तमान मजदूरी दर पर, लेकिन अगर उसको काम करने योग्य होते हुए भी वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता तो उसको क्या कहा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट। हमें पता है कि 1930 में विश्व में महामंदी आई थी, वर्ल्ड में रिसेशन का टाइम आया था। तो उसी को क्या माना जाता है कि ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया था अमेरिका में महामंदी। इससे क्या हुआ था, व्यापारिक लाभों में गिरावट आई, जो बड़े पैमाने की निवेश की मात्रा थी वो क्या हो गई, कम, और बेरोजगारी क्या हो गई, बढ़ गई। अब यदि उत्पादन क्षेत्र में अगर थोड़े बहुत लोग बेरोजगार हैं तो उसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक सीमा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो वो अर्थव्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो जाती है। जैसे अगर भारत में देखें तो जो काम करने वाले इच्छुक और काम करने योग्य जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको जो काम मिल रहा है वो बहुत ही कम है। तो देखिए बेरोज़गारी केवल भारत जैसे अल्पिक देशों की ही एक विशेषता नहीं है, ये जो है विकसित देशों में भी पाई जाती है, लेकिन दोनों के टाइप्स में डिफरेंस पाया जाता है। जो भारत जैसे अल्पविकसित देश हैं वहाँ पर क्रॉनिक होती है, और जो विकसित देश हैं वहाँ साइक्लिकल होती है। क्रॉनिक का मतलब होता है कि क्रॉनिक में लंबे समय से, दीर्घकाल से, जो पुराने समय से ये प्रॉब्लम हमारे सामने चली आ रही है। और साइक्लिकल का मतलब होता है कि एक साइकिल है, कुछ समय के बाद अपने आप ही इसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो आज के समय में अगर आप देखें समष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण जो समस्या है आप इसे मान सकते हैं, और विश्व की लगभग हर इकॉनमी में ये पाई जाती है। थर्ड जो इशू है वो हम देखेंगे इसमें बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स का अर्थ होता है
कि जब इकोनॉमिक डाउन एंड अप्स आते रहते हैं, जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उसे कहा जाता है बिजनेस साइकिल। हमें पता है कि कोई भी इकोनॉमी हमेशा स्टेबल सिचुएशन में नहीं रह सकती है, उसमें मंदी भी आएगी और उसमें तेज़ी भी आएगी, यानी रिसेशन भी आएगी और डिप्रेशन भी आएगी, रिकवरी भी होगी और बूम की सिचुएशन भी आएगी। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बूम की सिचुएशन अगर आप देखें तो बूम यानी तेज़ी, तेज़ी का अर्थ होता है उत्पादन, आय, रोज़गार, कीमतें, सारी चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो उसको क्या माना जाता है, बूम की सिचुएशन कहा जाता है, तेज़ी की। लेकिन जब धीरे धीरे इन चीज़ों में कमी आने लगती, तेज़ी की स्थिति का एक निश्चित लेवल होता है, उसके बाद उत्पादन, आय, रोज़गार, सारी चीज़ें कम होने लगती हैं और हम नीचे की तरफ आते हैं, उसी को रिसेशन कहा जाता है। और उसके बाद होता है अत्यधिक मंदी, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है, कि ये बिल्कुल लोअर लेवल पर, कि इससे नीचे जा ही नहीं सकते, तो वहाँ पर जब ये चीज़ें आ जाती हैं, उत्पादन, आय, रोज़गार, तो उसे कहा जाता है डिप्रेशन। लेकिन जब आप बिल्कुल नीचे नहीं जा सकते तो उसके बाद क्या होता है कि हम फिर से रिकवर करने लगते हैं, तो उसको रिकवरी की स्थिति कहा जाता है। तो मंदी की स्थिति में जो प्रॉफिट लेवल होता है वो बिल्कुल डाउन होता है, और तेज़ी की स्थिति में जो प्रॉफिट लेवल होता है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है, अपर लेवल पर होता है। तो देखिए, महान अर्थशास्त्री लॉर्ड केन्स ने आय, रोजगार सिद्धांत और समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या के भूमंडलीय उपचार का प्रतिपादन किया, कि उन्होंने कहा कि अगर हम इस मंदी की स्थिति पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, जो डिमांड है उसको बढ़ा दें, क्योंकि जब हम डिमांड बढ़ाएंगे तो जो उत्पादन है, आय है, रोज़गार है, वो अपने आप ही बढ़ने लगेंगे। लेकिन सिर्फ इससे हम इन समस्या का समाधान नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी अपनानी होती है, तो व्यापार चक्रों के प्रभाव को जिससे न्यूनतम किया जा सके, तो इसके लिए एक ऐसा सुनिश्चित मार्ग चुनना है जिससे हम इन स्थितियों से कंट्रोल कर सकें, इन स्थितियों में, और इनसे बाहर निकल सकें। फोर्थ जो इसका इशू दिया गया है आपका, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, यानी कि इन्फ्लेशन यानी तेज़ी की जो स्थिति होती है उसको क्या माना जाता है, इन्फ्लेशन माना जाता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो उत्पादन, आय, रोज़गार है, वो चीज़ें हमारी क्या होती हैं, इन्फ्लेशन का अर्थ है कीमतों का लगातार बढ़ना, कि जो प्राइस लेवल है वो जर्नल प्राइस लेवल हमारा कंटिन्यूसली अगर इंक्रीज़ होता है तो उसको क्या माना जाता है, इन्फ्लेशन माना जाता है। अगर कीमतें एक बार बढ़ी उसके बाद कम हो गई तो उसको आप इन्फ्लेशन का नाम नहीं दे सकते। इन्फ्लेशन का अर्थ है कंटिन्यूसली प्राइसेस का इंक्रीज़ होना। तो समष्टि अर्थशास्त्र संबंधी समस्या है जिसे समझना, समाधान करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। कीमतों में अगर थोड़ी बहुत वृद्धि है तो वो हमारे लिए आवश्यक भी है, क्योंकि अगर प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं होंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी एक गैलोपिंग इन्फ्लेशन होती है और एक वॉकिंग होती है, एक हाइपर इन्फ्लेशन, अलग अलग दे रखी हैं ये आपके आगे, आप पूरे चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो जब कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं तो वो क्या करती हैं, अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालती हैं, बिजनेस साइकिल्स आते हैं, मंदी और तेज़ी की स्थिति आती है। तो तेज़ी की स्थिति में कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं तो उन पर कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप उन पर कंट्रोल नहीं करते तो जो हमारी परचेजिंग पावर है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और अगर परचेजिंग पावर कम होगी तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोग जो निर्धन हैं वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाएंगे और वो अपनी आवश्यकता की चीज़ों को भी खरीद नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है बजटरी डेफिसिट एंड फिस्कल पॉलिसी। डेफिसिट, कि जो बजटीय घाटा है और जो राजकोषीय घाटा है। हमें पता है कि आज के समय में जो सरकारें हैं वो कैसी सरकार हैं, सभी जो है वो डेवलपमेंट चाहती हैं, विकास करना चाहती हैं अपने देश का। पहले क्या था, सरकार का जो काम था सिर्फ ये माना जाता था कि विदेशों से अपने देश की रक्षा करना है, लेकिन समय के साथ बदलाव आया है। अब सरकार का उद्देश्य सिर्फ प्रतिरक्षा, डिफेंस करना ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जो उसके नागरिक हैं, जो उसके लोग हैं, उनकी आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना उसके साथ। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि जो जैसे किसान है, किसानों को सब्सिडी पर खाद बीज आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं।
जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सरकार देती है, इससे सरकार को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। तो सरकार को खर्च करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करती है, उधार लेती है। तो इससे सरकार का जो घाटा है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि उसके इनकम के सोर्सेज तो कम हो जाते हैं, लेकिन जो उसके खर्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी एक हमारे सामने इसमें अर्थव्यवस्था का एक मुख्य इशू है, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका एक मुख्य इशू है कि इसमें हम जो है बजटरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को भी पढ़ेंगे। तो बजट संबंधी घाटा से संबंधित राजकोषीय नीति समष्टि अर्थशास्त्र की एक समस्या है जिस पर कड़ी दृष्टि रखना जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए अच्छा वातावरण सही रहे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट आता है हमारा ब्याज दरें और मौद्रिक नीति, इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, कि जो इंटरेस्ट रेट है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। अब देखिए मौद्रिक उपाय अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरा है सप्लाई ऑफ मनी, जिससे हम जो ग्रोथ है और स्टेबिलिटी है दोनों को ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि जब ब्याज की दर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो समस्त उत्पादन की लागत है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना, क्योंकि हमें पता है कि हम पैसा उधार लेकर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, या कम इन्वेस्ट किया जाएगा, जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम कम बना कर रखें या नॉर्मल लेवल पर उसे रखें ताकि जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ पाए। दूसरा है मुद्रा की पूर्ति और ब्याज की दरों को नियंत्रण में रखना इस अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश को अतिशीघ्र स्फीति कारक दबाव से शिकार बन जाते हैं। और इसका अर्थ यह नहीं है कि मौद्रिक नीति विकसित देशों में कोई प्रासंगिकता नहीं है, कि दोनों ही देशों के लिए, चाहे वो विकसित अर्थव्यवस्था है चाहे वो विकसित है, दोनों ही देशों के लिए जो जो मुद्रा पर नियंत्रण रखना है वो एक बहुत बड़ा काम है, आज के समय में एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि इसका एक मुख्य जो इशू है वो ये भी माना जाता है कि ब्याज की दर और मौद्रिक नीति पर हमें कंट्रोल रखना है। उसके बाद है मैक्रो, ये थे इसके इश्यूज़, डिफरेंट इश्यूज जो आप इसमें देखेंगे। इसके बाद है टारगेट्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टारगेट्स हैं वो हमारे क्या हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जिनकी सहायता से हम उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन टारगेट्स को प्राप्त कर सकते हैं वो हमारे क्या हैं। तो देखिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबसे पहले इसमें देखिए जो टारगेट्स हैं वो क्या है, टारगेट्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्राप्त करना, यानी आर्थिक विकास और समृद्धि को, और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट है उनको प्राप्त करना। मेनली ये इसके टारगेट्स माने जाते हैं, ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं कि हम आर्थिक विकास करना चाहते हैं और जो डेवलपमेंट है वो करना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट है यानी रोज़गार को बढ़ाना और अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी बनाए रखना कि बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी की स्थिति ना आए, तो उसको हम इसमें इसका टारगेट मानते हैं। अब इन टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, और इंस्ट्रूमेंट में मेनली दो चीज़ें ली जाती हैं आपकी इसमें, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी को लिया जाता है और एक फिस्कल पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति हमारी मुद्रा से संबंधित है और राजकोषीय नीति के अंदर वो उपाय आते हैं जो किसी देश की सरकार किसी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अपनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी में मेनली जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसमें लिया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को इसमें लिया जाता है, जो मार्जिन जो रेपो रेट है उसको इसमें लिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप, इसके पूरे चैप्टर्स हैं आपके, वो आप इसमें पढ़ेंगे। दूसरा जो फिस्कल पॉलिसी है उसके इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे कौन से आते हैं, इसमें सरकार से संबंधित जो नीति है वो है, और इसमें जैसे टैक्स है या फिर जो सब्सिडी दी जाती हैं उन चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टारगेट और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये हमारा टॉपिक था भाई, मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज एंड टारगेट्स एंड इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी सहायता से हम उन टारगेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।